एवरीवन, कैसे हो सब? आई होप ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू द चैनल। एज यू ऑल नो, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट की सीरीज चल रही है। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे सेक्शन नंबर 8 से लेकर के सेक्शन नंबर 10 विद प्रॉपर एग्जांपल्स। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए फिर समझते हैं आज के टॉपिक को। मुझे एक बात बताओ, अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो देखी है तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे कि लेबर कोड क्या होती है, बोर्ड ऑफ कॉन्सुलाइजेशन क्या होता है, नेशनल इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल, ये सब आप समझ चुके हो, है ना? हाँ जी। तो आप लोग ये भी जानते हो कि अगर मैं एक बोर्ड की बात करूं तो वहां पे चेयरमैन होते हैं, मेंबर होते हैं। इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल की बात करूं या नेशनल इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल की बात करूं तो वहां पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है। लेकिन जरा सोचो फ्रेंड्स, अगर जो बोर्ड है कॉन्सुलाइजेशन का, उसका चेयरमैन है, वो वैकेंसी, वो जो उसकी कुर्सी थी ना, वो खाली हो गई है, या फिर जो इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल है वहां का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर था उसकी सीट भी हो गई है खाली, वो भी वैकेंसी अराइज हो गई है। तो अब वो सीट कौन भरेगा? मतलब कि अब वहां पर न्यू प्रिसाइडिंग ऑफिसर को, या अगर बोर्ड है, चेयरमैन है या मेंबर है, तो वहां पे उस न्यू मेंबर को कौन अपॉइंट करेगा? एंड जो केस ऑलरेडी चल रहा था, उस पर्सन के अब जाने से वो केस का क्या होगा, ये सब कुछ अब हमें बताएगा सेक्शन नंबर 8। तो चलिए फिर समझे डिटेल में सेक्शन 8 क्या बताता है। देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पर वैकेंसी का मतलब क्या है। मैं आप लोगों से पूछती हूँ, आज आपकी जो लॉ की टीचर है वो एब्सेंट है 5 डेज के लिए क्योंकि वो लीव पर गई है, तो क्या हम इसको ये बोलेंगे कि लॉ टीचर की वैकेंसी अराइज हो गई है? नो। व्हाई? क्योंकि वो तो टेम्पररी तौर पर एब्सेंट हुई है, राइट? यस। अगर मैं आपको बोलूं कि आपके कॉलेज की जो लॉ टीचर है वो रिजाइन दे गई है, क्या आप अब यहाँ पे बोलोगे कि वैकेंसी अराइज हुई है? यस। वाई? क्योंकि अब वो परमानेंटली कॉलेज छोड़कर गई है। ठीक उसी तरह से चाहे वो चेयरमैन है, मेंबर है या प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, अगर फ्रेंड्स वो टेम्पररी एब्सेंट है तो हम उसको वैकेंसी नहीं बोलेंगे। अगर वो रिजाइन दे गया है, रिटायर हुआ है, डेथ हो गई है, या गवर्नमेंट ने किसी रीजन से उसको हटा दिया है, तभी हम बोलेंगे कि वैकेंसी अराइज हुई है, जब वो पर्सन परमानेंटली अपनी कुर्सी छोड़ गया है। ठीक? अब आगे समझो। अगर फ्रेंड्स मैं आपको 2 एग्जांपल्स दूंगी। नंबर 1, मान लीजिए एक बोर्ड ऑफ कॉन्सुलाइजेशन है या कोई कमेटी है एंड वहां का जो चेयरमैन है वो रिजाइन दे गया है, दैट मीन्स परमानेंटली वैकेंसी अराइज हो गई अब। ठीक? ओके। अब वो जो वैकेंसी अराइज हुई है, क्योंकि यहाँ पे एक नॉर्मल बोर्ड की बात हो रही है, कमेटी की बात हो रही है, तो जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी, कौन बोलो मेरे साथ? यस, जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी यहाँ पर वो न्यू मेंबर या न्यू चेयरमैन को अपॉइंट करेगी। सेकंड एग्जांपल, अगर मैं आपको बोलूं कि नेशनल इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल में प्रिसाइडिंग ऑफिसर रिटायर हो गया है, मतलब वैकेंसी अराइज हो गई है, यहाँ पर अब ओनली एंड ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट, कॉन्फ्रेंस, यस, सेंट्रल गवर्नमेंट ही प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपॉइंट करेगी न्यू। तो ये बात याद रखना, जब मैं नेशनल ट्रिब्यूनल की बात करूंगी उस टाइम पे जब प्रिसाइडिंग ऑफिसर परमानेंटली वैकेंसी अराइज हुई है उसकी, तो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही न्यू प्रिसाइडिंग ऑफिसर को अपॉइंट करेगी। बाकी सारे केसेस में जो भी वहां की एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, अब एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल भी हो सकती है एंड स्टेट भी हो सकती है। इतना सभी को क्लियर? हम नेक्स्ट बात समझेंगे कि अगर जो केस ऑलरेडी चल रहा था वो अटक जाए वैकेंसी के चक्कर में, तो उसका क्या होगा? अरे यार, क्या शुरू से फिर से केस चलाना पड़ेगा? अच्छा मुझे एक बात बताओ, हमारी ये सीएस की जो ये प्लेलिस्ट बन रही है, जो भी ये कोर्स है ना, ऑलरेडी जो वीडियोस कवर हो चुकी है, मान लो मेरी वैकेंसी अराइज हुई है, कोई न्यू टीचर आई है, तो क्या वो शुरू से फिर से प्लेलिस्ट बनाएगी? नहीं, जितने चैप्टर्स कवर हो चुके हैं उसको छोड़ करके जो रिमेनिंग रहेंगे वही कवर करेगी, राइट? अब एग्जाम्पल देखना, मान लीजिए जो नेशनल इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल है ना, वहां केस चल रहा था, एविडेंस वगैरह सब सामने रख चुके थे, अब सिर्फ आर्गुमेंट चल रही थी। इतने में पता नहीं भाई क्या हुआ, प्रिसाइडिंग ऑफिसर को वो रिजाइन दे गया।
केस बीच में अटक गया क्योंकि वैकेंसी अराइज हो गई। अब हम जानते हैं इस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट ही न्यू को अपॉइंट करेगी, उसने अपॉइंट कर दिया, अब न्यू प्रिसाइडिंग ऑफिसर आ गया है। अब केस कहाँ से चलेगा? आर्गुमेंट पे आके रुका था ना, तो वो आर्गुमेंट से ही दोबारा स्टार्ट होगा, वो शुरू से जीरो से स्टार्ट नहीं होगा, स्क्रैच से स्टार्ट नहीं होगा, वो आर्गुमेंट में जहां रुका था वहीं से दोबारा कंटिन्यू होगा। इज दैट क्लियर टू ऑल? तो बस यही दो बातें मेन थी जो कि बताई गई थी सेक्शन नंबर 8 में। सो आई होप आपको ये सेक्शन क्लियर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 9। आपको पता है क्या हुआ नेशनल इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल में? पहले पिंकू प्रिसाइडिंग ऑफिसर था, वो रिजाइन दे गया। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने चिंकू को अपॉइंट करा है। किसी की हिम्मत है कि वो अब सेंट्रल गवर्नमेंट के इस अपॉइंटमेंट को चैलेंज कर दे? किसी की हिम्मत नहीं है। हाँ, दूसरी तरफ जो बोर्ड ऑफ कंसल्टेशन था वहां पर जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट थी उसने न्यू चेयरमैन को अपॉइंट करा है। क्या किसी के अंदर हिम्मत है वो इस अपॉइंटमेंट को भी चैलेंज कर जाए? बिल्कुल नहीं। तो याद रखना फ्रेंड्स, यहाँ पर सेक्शन 9 में सबसे पहले पॉइंट यही बताया गया है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में, आप जानते हो कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल और स्टेट दोनों हो सकती हैं, लेकिन फिर भी मैं अलग से एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इसीलिए बोल रही हूँ बिकॉज आप ऑलरेडी सेक्शन 8 में समझे हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल का प्रिसाइडिंग ऑफिसर वही अपॉइंट करती है। अदर केसेस में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। तो अब वहां पर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट स्टेट और सेंट्रल कोई भी हो सकती है। ठीक, आगे समझो। तो अब यहाँ में मतलब गवर्नमेंट ने कोई बोर्ड है, कोर्ट है, ट्रिब्यूनल है, चेयरमैन है, मेंबर है या प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, जब ये लोग न्यू अपॉइंट कर देते हैं ना कहते, तो कोई भी इस अपॉइंटमेंट को चैलेंज नहीं कर सकता, अपना क्वेश्चन नहीं बोल उठा सकता, सवाल नहीं उठा सकता कि इसको क्यों अपॉइंट करा है। ठीक है, तो ये याद रखो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है उसको समझने से पहले देसी लैंग्वेज वाली एग्जांपल हो जाए। अगर मान लीजिए मैं ये टॉपिक ऑनलाइन ना पढ़ा करके ऑफलाइन मान लो पढ़ा रही होती, तो और स्टूडेंट्स 20 थे मान लो, लेकिन जब मैंने ये पढ़ाया है तो 20 स्टूडेंट्स के बजाय ओनली 15 स्टूडेंट्स ही प्रेजेंट थे एंड बाकी के 5 एब्सेंट थे। अब कोई बोले आपने तो गलत पढ़ाया है, ये वैलिड है ही नहीं काम। क्यों नहीं है? अरे क्योंकि 5 बंदे कम थे, 5 स्टूडेंट्स कम थे। यार हद होती है। अगर जस्ट बिकॉज 5 स्टूडेंट्स एब्सेंट थे इसका मतलब ये तो नहीं है कि बाकी के 15 को गलत पढ़ाया गया है ना? बात बनती है ना ये देखो। हाँ, अब अगला पॉइंट को इस एग्जांपल के साथ जरा रिलेट करना। अगर मान लो बोर्ड के सामने या कोर्ट के सामने कोई भी एक्ट हुआ है या प्रोसीडिंग हुई है, प्रोसीडिंग का मतलब है हियरिंग हुई है, कोई ऑर्डर दिया गया है या इंक्वायरी हुई है, ठीक, तो वो उसको आप इसीलिए इनवैलिड नहीं बोल दोगे कि बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन सही नहीं था, एक वैकेंसी अराइज थी, इसका मतलब जो भी ऑर्डर दिया गया है या जो भी इंक्वायरी हुई है, जो भी हियरिंग हुई है वो गलत है, वो इनवैलिड है। बड़े ध्यान से सुनना, मैं एक और एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है, ठीक, उसने ऑर्डर दिया कि इंक्वायरी करो। उस कोर्ट में मान लीजिए 5 मेंबर्स का होना जरूरी था, मतलब 5 मेंबर्स थे, लेकिन एक की वैकेंसी अराइज थी तो फिलहाल सिर्फ 4 ही मेंबर्स थे। तो 4 मेंबर्स ने ही मिलकर के बोल दिया कि इंक्वायरी हुई, ठीक। अब कोई ये नहीं कह सकता कि एक मेंबर तो बीच में था नहीं, दैट्स व्हाई 4 मेंबर्स ने अगर इंक्वायरी को बोला है तो ये डिसीजन इनवैलिड है। समझे? जैसे अगर 15 ही स्टूडेंट्स आए हैं, 5 स्टूडेंट एब्सेंट होने से ये नहीं हो गया कि मैंने टॉपिक गलत करा दिया, ठीक। उसी तरह से अगर कहते चाहे बोर्ड है या कोर्ट है, उसने कोई भी ऑर्डर दिया है, कोई भी उसके दौरान हियरिंग हुई है, इंक्वायरी हुई है, तो जस्ट बिकॉज आप इसीलिए उसको इनवैलिड साबित नहीं कर दोगे कि जी बोर्ड में मेंबर्स पूरे नहीं थे, ये सब रीजन दे करके आप उसको इनवैलिड नहीं बोल सकते हो, चैलेंज नहीं कर पाओगे उनके वो ऑर्डर को या इंक्वायरी को। क्लियर? इसमें सबसेक्शन 2 क्या बोलता है वो समझते हैं। मुझे एक बात बताओ, अगर मान लो मेरे को आपने बोला कि मैम आप ना 7 डेज के विद इन ये जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है ये कवर करवा दीजिए। मैंने कहा ठीक है, डेडलाइन मान लो 7 डेज की थी, लेकिन मेरे को 2 दिन ज्यादा लग गए, मैंने 9 डेज भी कंप्लीट करवाया। आप खुद ही बताओ यार, जस्ट बिकॉज मैंने 2 दिन थोड़े एक्स्ट्रा ले लिए तो क्या ये जो मैंने टॉपिक करवाया वो गलत करवाया है? क्या आप उसको इनवैलिड बोल दोगे? नो। ठीक उसी तरह से सबसेक्शन 2 बोलता है
अगर मान लो जो वो कॉन्सल्टेशन ऑफिसर होता है, आप जानते हो ना, जो दो लोगों के बीच का झगड़ा सुलझा देता है, तो उसको बोला गया था कि तुमको ना 14 डेज के अंदर अंदर ना सेटलमेंट करनी है पूरी और हमको रिपोर्ट देनी है। लेकिन वो बेचारे को भी मेरी तरह ही हुआ, 2 दिन जरा एक्स्ट्रा लग गए। अब कहते हैं जस्ट बिकॉज उसको 2 दिन एक्स्ट्रा लग गए सेटलमेंट करवाने में, तो आप उसकी सेटलमेंट को यहाँ पर इनवैलिड नहीं बोलोगे। जैसे कि अगर मुझे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 7 डेज के बजाय 2 दिन एक्स्ट्रा लग गए, तो आप ये तो नहीं बोल दोगे कि मैंने गलत ही पढ़ा दिया है, आपका पढ़ाना इनवैलिड ही हो गया है, नहीं ना। ठीक उसी तरह से याद रखना, अगर जो कॉन्सल्टेशन वाला भी बंदा है उसको भी अगर सेटलमेंट में थोड़े से एक्स्ट्रा दिन लग गए, तो आप उसकी सेटलमेंट को इनवैलिड डिक्लेयर नहीं कर सकते हो। क्लियर। अब हम बात करते हैं इसके सबसेक्शन 3 की। अब मान लीजिए सारा जो भी सेटलमेंट हुआ है ना, वो कॉन्सल्टेशन जो बोर्ड होता है ना, बोर्ड उसी के सामने हुआ है, ठीक। तो वहां पर अब जो भी रिपोर्ट बनी, ठीक है, उसको चेयरमैन ने भी साइन करा है, प्लस सारे मेंबर्स ने भी करा है, लेकिन एक मेंबर बीच में से एब्सेंट था। मैं यहाँ पे क्या बोल रही हूँ, वो एब्सेंट था। यहाँ पे मैं वैकेंसी राइज की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एब्सेंट था। देखो फ्रेंड्स, जो मैंने आपको पहले एक पॉइंट समझाया, जब मैंने आपको अपनी एग्जांपल दी थी 20 स्टूडेंट्स एंड 15 वाली, उसमें मैं बात कर रही थी अगर बोर्ड या कोर्ट में कोई भी प्रोसीडिंग हुई है, बोर्ड के सामने या कोर्ट के सामने, तो आप उसको इसलिए इनवैलिड डिक्लेयर नहीं करोगे अगर बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कहने का है कि बीच में कोई वैकेंसी अराइज थी, तो आप ये नहीं कह दोगे कि वैकेंसी अराइज थी, दैट मीन्स आपकी जो प्रोसीडिंग हुई है वो इनवैलिड हुई है, वो सही ही है, ठीक। अब सबसेक्शन 3 क्या बोल रहा है, अगर बोर्ड ऑफ कॉन्सल्टेशन के सामने कुछ भी सेटलमेंट जो भी हो गया है, वो सेटलमेंट करने का काम होता है ना उनका, वो सेटलमेंट उन्होंने करवा दिया है एंड रिपोर्ट चेयरमैन ने सारे मेंबर्स ने साइन भी करी है, लेकिन ड्यूरिंग सेटलमेंट अगर कोई एक बंदा बीच में एब्सेंट था, तो आप उस सेटलमेंट को इनवैलिड नहीं बोलोगे। दोनों पॉइंट्स के डिफरेंस तो क्लियर हो गया ना, तो कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक। उधर आप अगर वैकेंसी राइज थी तो आप इनवैलिड नहीं बोल दोगे प्रोसीडिंग को। इधर मैं क्या बोल रही हूँ, अगर सेटलमेंट के दौरान एक बंदा अगर एब्सेंट हो भी गया था, तो आप उसको इनवैलिड नहीं बोल दोगे उस सेटलमेंट को, ठीक। प्लस जरूरी है कि चेयरमैन ने एंड सारे मेंबर्स ने उस रिपोर्ट को साइन किया हो, ठीक। अब यहाँ पे एब्सेंट का मतलब क्या है, जो अचानक से कोई हो गया कि नहीं आ पाया, एक्सीडेंट की वजह से, इलनेस, बीमार हो गया उसकी वजह से, तो वो वहां पे एब्सेंट है, ठीक है। तो एब्सेंट और वैकेंसी का याद रखना, भूल मत जाना। वहां वैकेंसी की बात हो रही थी, परमानेंटली बंदा गया काम से, अब वहां टेम्पररी एब्सेंट था, वो सिर्फ बीमार होने की वजह से या उसका एक्सीडेंट हो गया था उस वजह से। सो आई होप ये भी क्लियर, सभी को सेक्शन 9 क्लियर हो गया ना। लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 9A। टोमू XYZ कंपनी का फ्रेंड्स एम्प्लॉयर है, वो चाहता है कुछ चेंजेस करना एंड 4th शेड्यूल के रिलेटेड चेंजेस करना चाहता है। 4th शेड्यूल बोले तो 4th शेड्यूल के जो मैटर्स हैं फ्रेंड्स, लाइक एम्प्लॉयज के वर्किंग आवर्स, शिफ्ट टाइमिंग, उनके लीव, ट्रांसफर, प्रमोशन, अलाउंसेस, वेजेस, सैलरीज एक्सेट्रा, ये सब जो इंपॉर्टेंट मुद्दे होते हैं एम्प्लॉयज के रिलेटेड, उनमें कुछ चेंज करना चाहता है। आप मुझे बताइए, अगर एक एम्प्लॉयर जो है वो बिना कोई सलाह मशवरा करे या बिना एक बार इन्फॉर्म करे, नोटिस दिए बिना ही अगर डायरेक्टली वर्किंग आवर्स चेंज कर दे, वेजेस चेंज कर दे या शिफ्ट की टाइमिंग चेंज कर दे, क्या हंगामा हो जाएगा इंडस्ट्री में या कंपनी में? यस। तो इसीलिए कहते हैं अगर कोई एम्प्लॉयर 4th शेड्यूल के जो भी मैटर्स हैं, मैंने ऑलरेडी आपको भी बताए हैं कुछ मैटर्स, इनके रिलेटेड अगर एम्प्लॉयर कोई चेंज करना चाहता है, तो वो डायरेक्टली ऐसे सीधे सीधे नहीं मन में आया एंड चेंज कर दो, नहीं, पहले उसे नोटिस देना पड़ेगा। खास तौर पे उनको नोटिस देना पड़ेगा जो एम्प्लॉयज, जो वर्कर्स के ऊपर सबसे ज्यादा उसका इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन क्यों एंड कितने दिन का नोटिस? 21 डेज। 21 डेज। वाई? सो डैट वर्कर्स को भी एक बार सोचने का मौका मिले, अगर वो प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, लाइक उस डिसीजन का विरोध करना चाहते हैं, तो वो कर पाए। अगर वो खुद ना बोल करके अपनी ट्रेड यूनियन को सामने रखना चाहते हैं एम्प्लॉयर के कि जाके आप हमारे मतलब बिहाफ पे बात करिए, तो वो भी करें। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए जो एम्प्लॉयर है टोमो,
वो क्या चाहता है कि जो 15,000 की सैलरी थी इन्फ्लेशन के चलते, वो चाहता है कि जिन वर्कर्स की 15,000 सैलरी थी वो उसको कम करके 10,000 करना चाहता है। क्या वो सीधे सीधे इतना बड़ा डिसीजन ले पाएगा बताओ? या जिन शिफ्ट, मान लो वर्कर्स की शिफ्ट 6 घंटे की थी, वो उसको 7 घंटे की करना चाहता है, कि वो सीधे सीधे कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। उसको पहले वर्कर्स को 21 डेज तक के लिए नोटिस देना पड़ेगा। नोटिस दे देगा, मतलब नोटिस दे देगा और फिर 21 दिन दे देगा उनको कि आपके पास अब 21 डेज है, बता दीजिए आपका जो भी डिसीजन है। मतलब डायरेक्टली नहीं, मन में आया मैं 6 से 7 घंटे कर दूं तो कर देगा, नहीं। अब वर्कर्स को नोटिस जाएगा कि हम 6 से 7 घंटे आपकी शिफ्ट का टाइम करने जा रहे हैं। अब वर्कर्स को टाइम मिलेगा 21 डेज का, वो सोचेंगे ये सही है या नहीं है, इसका विरोध करना है या नहीं करना है। अगर ट्रेड यूनियन बात करना चाहती है एम्प्लॉयर से तो वो बात करेगी, इसीलिए। लेकिन क्या आपको लगता है कि कुछ केसेस ऐसे भी हैं जहां पर ये नोटिस देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी? यस। नंबर 1, बड़े ध्यान से समझना। अगर फ्रेंड्स एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर्स के बीच में ऑलरेडी सेटलमेंट पहले हो चुका था और फिर ही चेंज हो रही है, तो वहां नोटिस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब कि मान लो वर्कर और एम्प्लॉयर्स का आपस में पहले ही बात हो चुकी थी कि अब ना काम आजकल बहुत बढ़ गया है तो शिफ्ट का टाइम बढ़ा देना चाहिए, तो अब अगर वो इस रूल को अप्लाई करता है तो उसे नोटिस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी पहले ही इनकी आपस में बातचीत हो रखी थी, सेटलमेंट हो रखी थी। नंबर 2, अगर मान लीजिए लेबर कोर्ट से या गवर्नमेंट से ऊपर से ऑर्डर आया है कि आप ये प्रमोशन के रूल को चेंज करो या आप शिफ्ट टाइमिंग चेंज करो, वेजेस का चेंज करो, उस दौरान भी नोटिस देने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ऊपर से ऑर्डर आया, भाई माननी पड़ेगी बात, यहाँ नोटिस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये भी क्लियर। अब अगर मान लीजिए जो पिंकू है वो गवर्नमेंट का सरकारी बंदा है, मतलब उसके ऊपर फंडामेंटल रूल्स या गवर्नमेंट के और रूल्स या डिफेंस के रूल्स या रेलवे के रूल्स ये सब अप्लाई होते हैं, तो उस केस में उसके ऊपर फिर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा, मतलब नोटिस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो आई होप आपको ये सेक्शन भी अच्छे से क्लियर हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 9B। सेक्शन 9A में भी हमने क्या समझा? हाँ जी, अगर आपको सर्विस कंडीशंस में कुछ चेंजेस करनी है, वो 4th शेड्यूल से रिलेटेड मैटर्स है, तो ठीक है ना भाई, नोटिस दे दीजिए 21 दिन वाला। लेकिन 9B में यहाँ पे गवर्नमेंट खुद बोल रही है क्या कि अगर एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंडस्ट्री या कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ वर्कर्स के लिए बिल्कुल जरूरत नहीं है सेक्शन 9A के रूल को अप्लाई करने की, मतलब नोटिस देने की, 21 दिन तक इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। इतना टाइम नहीं है कि आप 21 दिन पहले वेट करते फिरो कि वर्कर्स क्या सोच रहे हैं या क्या करेंगे। ना बाबा ना, फटाफट से कंडीशन जो अप्लाई करनी है, जो भी चेंज करनी है वो करिए। लेकिन ऐसा क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि कहते कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज का काम इस तरह का होता है या वर्कर्स का इस तरह का होता है कि आप वहां पे 21 दिन तक वेट कर ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि अगर आप इतना टाइम का वेट करने बैठ गए, प्रोडक्शन रुक जाएगी या फिर उससे क्या वो इंडस्ट्री को सीरियस डैमेज पहुंच सकता है। इवन वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए भी हार्मफुल हो सकती है। पब्लिक इंटरेस्ट बोले तो यहाँ पर मतलब है बिजली, पानी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई रुक सकती है, डिफेंस का काम अटक सकता है, रेलवे का काम रुक सकता है या ट्रांसपोर्ट वगैरह, ये सब हॉस्पिटल्स के काम रुक सकते हैं। मतलब जाओ इस तरह की फील्ड्स हैं। अब देखो मुझे एक बात बताओ, अगर इलेक्ट्रिसिटी वाली जो इंडस्ट्री है वहां पर सर्विस कंडीशन वर्कर्स की चेंज करनी है, मान लीजिए शिफ्ट टाइम चेंज करना है, अब आप वहां पे पहले 21 डेज के लिए नोटिस देने बैठे हो, वेट कर रहे हो क्या होगा, वर्कर क्या करेंगे, सोच लीजिए पहले बैठ करके। कहते कुछ काम ऐसे हैं आप उसको रोक नहीं सकते हो, शिफ्ट चेंज करनी है तो करनी है फटाफट से, 21 दिन पहले सोचने नहीं बैठना है। अगर इमरजेंसी आ चुकी है आपको शिफ्ट चेंज करनी है तो करिए, क्योंकि आप 21 दिन तक लोगों को बिना इलेक्ट्रिसिटी के नहीं रख पाओगे। ठीक, तो इसीलिए कहते हैं कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ वर्कर्स के लिए गवर्नमेंट क्या है ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन दे करके ये कह सकती है कि आप सेक्शन 9A का जो रूल्स है ना, या तो वो पूरी तरह अप्लाई मत करो या अप्लाई करना है तो कुछ कंडीशंस के साथ करो। ये भी याद रखना कि ये जो मतलब इस रूल को ना मानने वाली बात गवर्नमेंट हर एक इंडस्ट्री के लिए नहीं बोलती या हर एक वर्कर के लिए नहीं बोलेगी।
वो सिर्फ उसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज एंड वर्कर्स के लिए बोलेगी जहां गवर्नमेंट को लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट हार्म हो रही है, इंडस्ट्री बहुत सीरियस लेवल पे डैमेज हो रही है, सिर्फ तभी। अदरवाइज तो हमको पता है नोटिस देना पड़ता है, राइट? सो आई होप सेक्शन 9B। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 9C। यार मुझे एक बात बताओ, क्या हर छोटी छोटी बात के लिए आपके स्कूल में ऐसा होता था कि अगर आज जो एक स्टूडेंट अकाउंट्स की बुक लेके आना भूल गया, या एक स्टूडेंट ने उसने नेल्स नहीं कट करे, या कोई स्टूडेंट वो टाई बेल्ट ही लगाना भूल गया, तो क्या हर छोटी छोटी बात के लिए प्रिंसिपल सर या मैम के पास जाया जाता था? नहीं, कुछ बातें क्लास इंचार्ज क्लास के अंदर भी रिजॉल्व कर लेती थी ना। ठीक उसी तरह से सेक्शन नंबर 9C बोलता है कि यार क्या ये हर बात पे लेबर कोर्ट में जाना है, ट्रिब्यूनल के पास जाना है, क्यों? कहते कुछ बातें अपने घर के अंदर भी सॉल्व कर लो। मतलब कि कहते एक इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट में अगर 20 या उससे ज़्यादा वर्कर्स हैं, उस केस में ग्रीवियंस रिड्रेसल कमेटी बनाना कंपल्सरी होती है। ये अगर फ्रेंड्स अगर बहुत ज़्यादा ही एम्प्लॉयज़ हैं तो एक ही इंडस्ट्री में एक से ज़्यादा ये वाली कमेटीज भी बनाई जा सकती है। ठीक, मतलब पहले कहते हैं एक वर्कर की इंडिविजुअल प्रॉब्लम है तो उसको ये कमेटी सॉल्व कर लेना, क्यों आपको कोर्ट के धक्के खाने हैं, ये वो बात है। अब नेक्स्ट सब सेक्शन बोलता है कि ठीक है जी कमेटी बना देंगे, लेकिन कमेटी में होगा कौन? हम जानते हैं कि एम्प्लॉयर साइड के मेंबर भी होंगे एंड एम्प्लॉय साइड के भी होंगे। एंड आप बहुत अच्छे से जानते हो, यस, दोनों साइड के इक्वली मेंबर्स होंगे। ये नहीं कि एम्प्लॉयर वाले मतलब एम्प्लॉयर वाली साइड को ज्यादा पावरफुल नहीं होने देना है, दोनों बराबर चलेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट हमें पूछता है कि ठीक है मेंबर हम समझ गए एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय साइड के होते हैं, लेकिन चेयरमैन कौन बनता है? अब यही तो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझना है, इसको बिल्कुल मत भूलना, बहुत ध्यान से सुनना। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करना तो जल्दी से कर दीजिए, एंड चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अच्छा ध्यान से सुनो इंपॉर्टेंट पॉइंट। फ्रेंड्स मुझे एक बात बताओ, हमने जब प्रीवियस वीडियो में बात करी थी तो हमने चेयरमैन मैम को क्या बताया था, कौन बनता है? हाँ, इंडिपेंडेंट पर्सन बनता है। लेकिन यहाँ पर ना इस केस में सेक्शन नंबर कौन सा मुझे बताओ? 9C, C फॉर क्लास। आपको क्लास से याद रखना है। हम अपनी क्लास में रोटेशन वाइज बैठते थे, कभी आप फर्स्ट बेंच पर तो कभी मैं फर्स्ट बेंच पर, कभी आप सेकंड पे तो मैं थर्ड पर, आप थर्ड में तो मैं फोर्थ पर, ऐसा रोटेशन होता था ना। तो आपको याद रखना है 9C सेक्शन में C फॉर क्लास के तरह यहाँ भी रोटेशन होगी। मतलब कि एक साल एम्प्लॉयर साइड का बंदा चेयरमैन बनेगा और अगले साल एम्प्लॉय साइड का, फिर अगले साल एम्प्लॉयर साइड का, फिर अगले साल एम्प्लॉयर साइड का, इस तरह से। तो मुझे उम्मीद है इस छोटे से निमोनिक से आपको याद रहेगा कि इस वाले सेक्शन में चेयरमैन कौन बनता है। फ्रेंड्स यहाँ रोटेशन होती है, बारी बारी बनते हैं ये लोग, साल साल बाद। अब हमें नेक्स्ट पॉइंट पूछता है क्या इनकी मेंबर्स की कोई लिमिट है? यस, याद रखना फ्रेंड्स इनकी मैक्सिमम लिमिट 6 है, 6 से ज्यादा मेंबर्स यहाँ पर नहीं होंगे। एक और बात याद रखना, यहाँ पर वुमेन भी मेंबर होगी। अगर मान लो टोटल इस कमेटी में 2 मेंबर्स हैं तो उसमें से एक वुमेन होगी, 2 से ज्यादा मेंबर्स हैं तो वो भी उस हिसाब से रखेंगे कि वुमेन भी साथ में इक्वली उतनी ही हो, मतलब वुमेन मेंबर का होना भी यहाँ जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट पता है क्या पूछता है? कहता है जो ये कमेटी है रिड्रेसल कमेटी, जो ग्रीवियंस रिड्रेसल कमेटी है, ये जो कमेटी अगर मान लो एक वर्कर है पिंकू, उसकी कंप्लेंट इस कमेटी में सुन ली गई है, क्या यार अब उस पिंकू के पास राइट है कि अगर वो मतलब कोर्ट में जाना चाहता है या ट्रिब्यूनल में जाना चाहता है तो वो जा सकता है या नहीं? यार आप लोगों को क्या लगता है? यस, जा सकता है। इसको पता कैसे याद रखना? बिल्कुल वैसे अब 9C सेक्शन से C फॉर क्लास वाली ही अपनी बातें याद रखते रहना, आपको ये सेक्शन याद रहेगा। मुझे एक बात बताओ, अगर आपको आपकी क्लास में किसी ने मतलब आपके साथ झगड़ा करा है, आपने अपनी क्लास टीचर को बता दिया, तो अगर क्लास टीचर को बता दिया तो क्या बात खत्म? क्या आपके पास ये राइट चला गया कि आप अगर चाहो तो प्रिंसिपल सर के पास भी कंप्लेंट कर सकते हो? ये हक तो आपसे किसी ने छीन लिया ना, अब बता सकते हो ना प्रिंसिपल सर को भी। ठीक उसी तरह से ही अगर इस कमेटी में वर्कर की कहते कंप्लेंट सुन भी ली है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम वर्कर की क्योंकि इस कमेटी में कंप्लेंट सुन ली है तो बेचारे का हक खत्म हो गया, वो कोर्ट नहीं जा सकता या वो ट्रिब्यूनल नहीं जा सकता। बिल्कुल जा सकता है, जैसे आप चाहे टीचर को बता चुके थे फिर भी हक है भाई, प्रिंसिपल के पास भी जाना चाहते हो तो जा सकते हो। ऐसे ही यहाँ वर्कर के पास भी राइट है,
वो आगे कोर्ट या ट्रिब्यूनल में जाना चाहता है तो जा सकता है, बड़े आराम से जा सकता है ना फ्रेंड्स। जो नेक्स्ट सब सेक्शन है वो कहता है कि देखो, मान लो पिंकू है, उसने ना इस कमेटी के पास अपनी कंप्लेंट दे दी, ठीक है, उसने ना कंप्लेंट रिटर्न में एप्लीकेशन दे दी कि ये मेरी कंप्लेंट है। तो अब जो वो कमेटी है, कहते हैं उसको ना एक टाइम लिमिट होती है कि इतने टाइम के विद इन ना आपको उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। मतलब वो मैक्सिमम 30 डेज होते हैं कि 30 डेज के अंदर अंदर आपको वो प्रोसीडिंग पूरी करनी है। ये 30 डेज मैक्सिमम क्यों दिए गए हैं, ताकि वो जो कमेटी है ऐसे उस केस को लटका के ना रखे। ठीक, जैसे कुछ होते हैं ना, हाँ ठीक है देख लेंगे, ये वाला काम ना हो, केस लटका ना रहे, इसलिए उनको टाइम दिया हुआ कि 30 डेज के विद इन प्रोसीडिंग जो है वो पूरी करनी है। नेक्स्ट बात, अब ना हम ऐसे समझेंगे कि आपको जिसके साथ झगड़ा हुआ है ना, मान लो उसने आपको ना 2 चौंटे लगा दिए एंड फिर पता क्या हुआ, आपने ना अपनी जो क्लास आपकी मॉनिटर होती है ना, आपने उनको बताया। तो आपकी क्लास मॉनिटर मतलब यहाँ पर एम्प्लॉय ने वो कमेटी को बताया, जो ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी है उसको बता दिया। ठीक, तो वो कमेटी ने ना कहा, मतलब वो जो मॉनिटर है उसने बोला कि जिसने आपको थप्पड़ मारा ना उसको बोला कि नेक्स्ट टाइम से ना इसको मत मारना, बस बात खत्म कर दी। आपने बोला क्या है बे, मेरे 2 थप्पड़ पड़ गए, इसने उसको कुछ नहीं बोला, बस इतना ही कह दिया नेक्स्ट टाइम से मत मारना। आप उसके डिसीजन से ना नाखुश हो गए, मतलब कि जो एम्प्लॉय है ना वो कमेटी के डिसीजन से हो गया नाखुश। अब आप किसके पास जाओगे, मैम को बताता हूँ, इससे कुछ नहीं होगा, ये मॉनिटर किसी काम की नहीं है। आपने अपनी मैम को बताया, अपनी क्लास टीचर को बताया। तो ठीक उसी तरह से अब एम्प्लॉय जो है वो अपनी कमेटी से तो खुश नहीं हुआ, मतलब मॉनिटर से खुश नहीं हुआ, कहते इसको कुछ नहीं पता, मैं अपनी मैम के पास जाता हूँ। अब यहाँ पर जो एम्प्लॉय है उसका टीचर कौन है, उसका एम्प्लॉयर। तो इस केस में जो अब एम्प्लॉय जो वो कमेटी से नाखुश है, तो कहते वो अपनी टीचर के पास मतलब एम्प्लॉयर के पास चला जाएगा और एम्प्लॉयर 1 महीने के अंदर अंदर उसको डिसीजन देगा और उस डिसीजन की जो कॉपी है वो एम्प्लॉय मतलब वर्कर को देगा। अब क्या कोई ऐसा भी सिनेरियो है जहां पर ये सेक्शन 9C कहते अप्लाई ही नहीं होगा? यस, कोई अगर ऐसा एस्टैब्लिशमेंट है जिन्होंने अपने अलग से ग्रीवियंस रिड्रेसल का मैकेनिज्म बना करके रखा हुआ है, तो वहां पर सेक्शन 9C का ये वाला रूल्स जो है वो अप्लाई नहीं होगा। सो आई होप सभी को सेक्शन 9C भी अच्छे से क्लियर हो गया ना। हाँ, अच्छा एक और बात फ्रेंड्स, अगर आपको इस एक्ट के नोट्स चाहिए ना तो आप स्क्रीन पे शो रहे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। एक और बात बोल दूं, अगर आपको इस एक्ट की फुल प्लेलिस्ट चाहिए एंड आप लेबर लॉ के स्टूडेंट्स हैं, तब आप ₹89 वाली मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको इस एक्ट की फुल प्लेलिस्ट चाहिए एंड आप ये एक्ट CISF की तैयारी के लिए देख रहे हैं, तो आप ₹199 वाला जो प्लान है वो ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज इसमें आपकी CISF के रिलेटेड जितने भी लॉस हैं वो सारे के सारे ही मिलेंगे। सो दैट्स वाई। लेकिन मैं फिर बोल रही हूँ, लेबर लॉ वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो ₹89 वाला प्लान बाय करेंगे, ठीक है। चलो, लेकिन नोट्स के लिए दोनों के लिए सेम ही नंबर है, ठीक है, तो उसी नंबर पे मैसेज करना। लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 10। ये हमारा आज के इस वीडियो का लास्ट सेक्शन है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है। बहुत ध्यान से समझोगे वीडियो को, विदाउट स्किप करे समझोगे ना, तभी हर एक पॉइंट को अच्छे से समझ पाओगे। पता है क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ? सुनो, क्योंकि अब ना यहाँ पर गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि या तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट चल रहा है या फिर होने ही वाला है डिस्प्यूट। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक कंपनी में वर्कर्स बोल रहे हैं हमें बोनस कम दिया जा रहा है, हमको बोनस कम दिया जा रहा है। गवर्नमेंट को लगता है अभी स्ट्राइक शुरू तो हुई नहीं है, पर पता नहीं यार ये किस वक्त शुरू हो जाएगी। तो ऐसे मामले में ना गवर्नमेंट अब बीच में अपनी दखलंदाजी दे सकती है। तो मेनली पता यहाँ पे अब हम क्या समझेंगे कि गवर्नमेंट कौन से वाले केस को कहाँ रेफर करेगी, कहाँ भेजेगी, आपके घर या मेरे घर, किसी के घर पे नहीं। मतलब कि कोर्ट यहाँ पे ये देखेगी ये जो एक केस है उसको मैं बोर्ड के पास भेजूं, लेबर कोर्ट में भेजूं, ट्रिब्यूनल के पास भेजूं तो भेजूं कहाँ, किसको रेफर करूं, ये बात अब हमने सेक्शन 10 में समझनी है। तो अब हर एक पॉइंट को हम प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। ध्यान से सुनना ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो जाए कि कौन से केस में गवर्नमेंट कहाँ केस रेफर करती है। ठीक, रेडी हो समझने के लिए? चलो फिर नंबर 1, पिंकू टिंकू चिंकू जो एम्प्लॉयज है एंड टोमो एम्प्लॉयर, इनके बीच में ना एक बात है, लेकिन तू मैं हो रही है। अब यहाँ गवर्नमेंट को लगता है कि यार एक ऐसा मामला है कि आपस में लोग बात करके बड़े आराम से सुलझा सकते हैं।
मतलब गवर्नमेंट चाह रही है कि जो दोनों पार्टीज है ना वो आपस में ही सेटलमेंट कर ले। तो यहाँ गवर्नमेंट क्या करेगी? अच्छा, आपको क्या लगता है गवर्नमेंट किसके पास भेजेगी? हाँ, वो बोर्ड के पास भेज देगी। बोर्ड ऑफ कॉन्सुलेशन का काम क्या होता है? आपस में इनका समझौता करवाने का ही होता है ना, सेटलमेंट करवाने का होता है। तो जहां जिस केस में गवर्नमेंट को लगेगा कि यहाँ पे पार्टीज आपस में समझौता कर सकती है, सेटलमेंट इनका करवाया जा सकता है, तो वो केस वो बोर्ड को रेफर कर देगी। फिर बोर्ड जो है इनका आपस में सेटलमेंट करवाने की कोशिश करता है। यार ऐसा करते हैं, आपको ना ये टॉपिक बोरिंग ना लगे, थोड़ा इंटरेस्टिंग भी बनाए रखते हैं एंड प्लस आपको ये भी पता चल जाएगा कि अब तक आपको कितना टॉपिक क्लियर हो गया है। काम करो, जैसे मैंने आपको बोला ना कि अगर गवर्नमेंट चाहती है कि दोनों पार्टीज का सेटलमेंट हो जाए तो उसने कोर्ट को मतलब कहाँ पर केस को रेफर करा? आंसर था कि बोर्ड को, राइट? ऐसे ही ना आपको पॉइंट सब बताऊंगी, आप लोग वीडियो पॉज करके पहले खुद को आंसर देना कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, मजा आएगा ना यार। चलो अब सुनो। अब सेकंड पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट को लगता है कि ये वाला जो डिस्प्यूट है ना, इसमें ना फैक्ट्स की जरूरत है, इन्वेस्टिगेशन होनी जरूरी है। अब आपको क्या लगता है बोर्ड यहाँ पे वो केस जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन जरूरी है कहाँ रेफर करेगी? आई होप सभी ने अपने आप को आंसर दे दिया होगा। हाँ, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के पास भेजेगी। क्यों? क्योंकि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का काम क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन करना, डिस्प्यूट के रिलेटेड फैक्ट्स को इकट्ठा करना, फैक्ट्स को फाइंड आउट करना। तो ऐसे वाले केस में गवर्नमेंट क्या करेगी? हाँ जी, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के पास उस मामले को भेज देगी। चलो अब थर्ड पॉइंट का आंसर देना। पिंकू को ना डिसमिस कर दिया गया है, कंपनी से डिसमिस कर दिया गया है, मतलब कि किसी को डिसमिस कर दिया, डिस्चार्ज कर दिया, डिसमिसल सेकंड शेड्यूल के रिलेटेड मैटर है यार। आपको क्या लगता है जो गवर्नमेंट है वो कहाँ भेजेगी इस मामले को? जल्दी से वीडियो पॉज करके खुद को आंसर दे दो। यस यस यस, मुझे पता है ऑलमोस्ट सभी ने सही आंसर दिया होगा कि यहाँ पर लेबर कोर्ट के पास क्या है वो मामला जाएगा। जो गवर्नमेंट है यहाँ पर लेबर कोर्ट को ये केस क्या है रेफर करेगी। वाई? क्योंकि सेकंड शेड्यूल के जो मैटर्स होते हैं वो लेबर कोर्ट के पास जाते हैं। ये हमने प्रीवियस वीडियो में समझा था। गुड, तो जिन्होंने सही आंसर दिया ना वो खुद ही अपने लिए क्लैपिंग कर लो। ठीक, अच्छा तो फ्रेंड्स अब ना सेकंड शेड्यूल एंड थर्ड शेड्यूल, सेकंड एंड थर्ड शेड्यूल दोनों का ही एक साथ वाला ही मान लो मैटर है। अब जो गवर्नमेंट है वो कहाँ भेजेगी? जल्दी जल्दी जल्दी। यस, अब जाएगा मामला ट्राइब्यूनल के पास। यहाँ ट्राइब्यूनल जो होती है वो सेकंड शेड्यूल एंड थर्ड शेड्यूल दोनों के ही जो मैटर्स होते हैं वो कहाँ सॉल्व होते हैं? ट्राइब्यूनल के पास होते हैं। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट ट्राइब्यूनल को केस रेफर करती है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अब वो मैं ही आपको बताऊंगी। अब वीडियो पॉज मत करना, आप ध्यान से सुनना। अभी हमने समझा कि अगर सेकंड एंड थर्ड शेड्यूल का मैटर है देन उस केस में जो गवर्नमेंट होती है वो ट्राइब्यूनल को केस रेफर करती है, राइट? लेकिन अगर उस इंडस्ट्री में या उस एस्टैब्लिशमेंट में फ्रेंड्स 100 से कम वर्कर्स हैं, कितने? यस, 100 से कम वर्कर्स हैं, तो उस केस में मतलब 100 से कम वर्कर्स को ही आप ऐसा बोल सकते हो कि इफेक्ट पड़ रहा है उसका। ठीक, 100 से कम वर्कर्स हैं, उस केस में फिर गवर्नमेंट ने यहाँ पर कहती है कि चलो ठीक है, मान लो एक फैक्ट्री में सिर्फ और सिर्फ 60 ही वर्कर्स हैं। अब जो ये 60 वर्कर्स है वो 100 से कम है, तो यहाँ गवर्नमेंट कह सकते हैं कि चलो कोई बात नहीं, इसको ट्रिब्यूनल के भेजने के बजाय लेबर कोर्ट में इसको भेज दो। तो इस पॉइंट में ना कंफ्यूज मत होना, इसको आपको एग्जाम में भी घुमा फिरा के ये पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना। अगर तो सेकंड एंड थर्ड शेड्यूल मैटर है, आप अच्छे से जानते हो कि यहाँ पे गवर्नमेंट बोलेगी ट्रिब्यूनल के पास केस जाएगा, लेकिन डिस्प्यूट सेम है सेकंड थर्ड वाला ही, बट एस्टैब्लिशमेंट में जो वर्कर्स है वो 100 से कम है, फिर गवर्नमेंट कह सकती है कि ठीक है, ट्रिब्यूनल की बजाय ये मामला भी लेबर कोर्ट को ही भेज दो, लेबर कोर्ट ही सुलझा ले। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना अपने नोट्स में। हम इसमें एक बहुत और इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे, वो है पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के रिलेटेड। सबसे पहले तो अब ये पब्लिक यूटिलिटी सर्विस क्या है, जो फ्रेंड्स मतलब पब्लिक के डेली लाइफ के लिए जरूरी है। जैसे कि मैं आपको पहले भी बताया मैंने, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, डिफेंस, हॉस्पिटल, ये सब कुछ। यार मुझे बताओ, ऐसा चलता है क्या कि हफ्ते में अगर मतलब एक वीक में 2 दिन पानी आए तो ठीक है, बाकी दिन ना भी आए तो चलता है क्या? नहीं ना, हमें इलेक्ट्रिसिटी है 7 दिन 24 घंटे चाहिए, नहीं आए तो नहीं चलता है ना। तो वही बात है। तो ऐसे वाले केस में अगर जो डिस्प्यूट है
वो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज से रिलेटेड है एंड सेक्शन 22 का नोटिस भी दिया गया है। तो नॉर्मली कहते हैं यहाँ पर भी जो गवर्नमेंट है वो रेफरेंस करेगी ही करेगी, लेकिन वो तब मना करेगी अगर वो जो नोटिस है ना बिना मतलब क्या है, बेतुका, इम्प्रैक्टिकल, उस केस में फिर गवर्नमेंट कोई रेफरेंस नहीं। अब ना इसमें एक और छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, याद रखना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, वो मान लो सेंट्रल PSU का कोई डिस्प्यूट है, ठीक, आपको क्या लगता है वो सेंट्रल के लेवल का जो डिस्प्यूट था, मतलब उनके जो, क्या वो स्टेट की लेबर कोर्ट या ट्रिब्यूनल को रेफर कर सकती है? यस, कर सकती है। याद रखना, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, जो स्टेट की लेबर कोर्ट या ट्रिब्यूनल्स होती है ना, वो उनको भी वो जो मामला है वो रेफर कर सकती है, ठीक है, याद रखना, ये भूल मत जाना। फिर से आप ही को आंसर देना है, ठीक है। मान लीजिए एक एस्टैब्लिशमेंट है, उसका जो मेन ऑफिस है ना वो चेन्नई में है, बट उसकी ब्रांचेस भी हैं अलग अलग स्टेट्स में, लाइक गुजरात में, लाइक महाराष्ट्र में, लाइक पुणे में भी है, ओडिशा में भी है, अलग अलग जगह पर है। अब जो बोनस को लेकर के डिस्प्यूट हुआ है वो सिर्फ चेन्नई वाली मेन ऑफिस में नहीं है, जितनी भी स्टेट्स में उनकी ब्रांचेस है हर तरफ हल्ला हो रहा है, ठीक। क्या आप मुझे बताइए यहाँ पर अलग अलग स्टेट्स इन्वॉल्व है इसमें, क्या अलग अलग स्टेट्स में इसका इफेक्ट पड़ रहा है? यस। तो आपको क्या लगता है अब यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो कहाँ केस रेफर करेगी? बिल्कुल ठीक, नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के पास। फ्रेंड्स, अभी जितने भी आप लोगों ने आंसर्स दिए ना, अब मुझे तो नहीं पता किसने आंसर दिया भी है या नहीं, अगर आप लोगों ने ऑनेस्टी के साथ आंसर दिया है एंड आपके आंसर्स सही गलत वो बात अलग है, लेकिन आपने ऑनेस्टी के साथ ट्राई करा है आंसर देने का, तो आप सभी के लिए क्लैपिंग, ठीक है। सो अब नेक्स्ट पॉइंट में पता है क्या है, मान लीजिए एक डिस्प्यूट जो हो रहा था वहां पे गवर्नमेंट ने रेफर करा था बोर्ड को कि बोर्ड सुलझाएगा, बट सोचिए अगर जो पार्टीज है दोनों साइड की, वर्कर्स भी एंड मैनेजमेंट भी, मेजॉरिटी में आकर के गवर्नमेंट को ये कह दे कि नहीं, हम नहीं चाहते कि हम बोर्ड के पास सेटलमेंट करवाएं, हम चाहते हैं कोर्ट के पास डिसीजन लेना, हम चाहते हैं कि हमारा मैटर कोर्ट में जाए, लेबर कोर्ट में जाए, तो आपको क्या लगता है गवर्नमेंट मना कर देगी? मैंने बोर्ड बोला तो बोर्ड में जाओ? नहीं। अगर मेजॉरिटी वर्कर्स एंड मैनेजमेंट साइड की मेजॉरिटी मिलकर के गवर्नमेंट को बोल देना कि सॉरी गवर्नमेंट जी, आपने बोर्ड रेफर करी है बट हम बोर्ड में नहीं, हम लेबर कोर्ट में जाना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट मना नहीं करेगी क्योंकि मेजॉरिटी आ गई यहाँ पर, तो वो कहेगी ठीक है आपको लेबर कोर्ट के पास जाना, तो अब जाइए फिर वहां अपने मैटर को लेकर के। अब ना बात करेंगे सेक्शन 10 के सबसेक्शन 2A की, इसको भी ध्यान से समझना। इसमें सिनेरियो नंबर 1 जो है, अगर मान लीजिए कहते जो गवर्नमेंट है वो डिस्प्यूट के लिए जो केस है वो रेफर करती है, चाहे वो कोर्ट में करे, ट्रिब्यूनल में करे, नेशनल ट्रिब्यूनल के पास करे, तो वहां पर पता क्या होगा, बेसिकली फ्रेंड्स हम ये सेक्शन में ना बात करेंगे टाइम लिमिट की, कि जो आपको डिसीजन देना होता है, जो अवार्ड देना होता है, वो कितने टाइम लिमिट में देना है। तो उसमें सबसे पहली बात ये है कि जब भी गवर्नमेंट क्या है कोर्ट को, ट्रिब्यूनल या नेशनल ट्रिब्यूनल को केस रेफर करती है, तो कहते वो क्या है, नोटिस में एक टाइम लिमिट स्पेसिफाई कर देती है कि इतने टाइम लिमिट में क्या है आपको अवार्ड देना, मतलब अपने डिसीजन देने का है, ठीक। अब हम पॉइंट मेन समझते हैं। मान लीजिए जो पिंकू है, ये यहाँ पर अब मैं एक इंडिविजुअल की बात कर रही हूँ, अब हम सेकंड पॉइंट में एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, पिंकू की। उसका मतलब मामला ये है कि रॉन्ग टर्मिनेशन का, मतलब वो कहते हैं कि मुझे गलत टर्मिनेट कर दिया गया है, मेरे को टर्मिनेट करना बनता नहीं है, ऐसे निकाल दिया मेरे को, कहते जॉब से। तो यहाँ पर ये एक इंडिविजुअल का जो डिस्प्यूट अराइज हुआ है, इस केस में मैक्सिमम 3 मंथ्स दिए जाएंगे। कितने दिए जाएंगे बोलो? यस, 3 महीने दिए जाएंगे कि 3 महीने के अंदर अंदर पिंकू की जो ये प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर दो, ठीक। लेकिन अगर मान लीजिए नेक्स्ट पॉइंट बोलता है कि अगर कोई केस है वो कॉम्प्लिकेटेड है और मान लीजिए उसके लिए टाइम पीरियड 3 मंथ का ही दिया गया था। अब जो पार्टीज हम जानते हैं वर्कर तरफ की भी होती है, मैनेजमेंट साइड की भी होती हैं, या तो ये दोनों साइड की पार्टीज ज्वाइंटली या फिर सेपरेटली, या तो ज्वाइंटली या फिर सेपरेटली ये लोग क्या है एप्लीकेशन दे सकते हैं
कि ये केस कॉम्प्लिकेटेड है, 3 महीने में सॉल्व नहीं होगा, इसका टाइम एक्सटेंड कर दीजिए। फिर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है वो रिटन रीजन लिख करके क्या है, टाइम पीरियड को एक्सटेंड कर सकता है। मान लो 3 मंथ्स तो ऑलरेडी मिले हुए थे, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने 1 मंथ और एक्सटेंड कर दिया तो टोटल अब 4 मंथ्स हो जाएंगे, मतलब कि 4 महीनों के अंदर अंदर उसको केस को सॉल्व करने का होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो इम्पोर्टेंट है वो कहीं ना कहीं इसी से रिलेटेड है, सुनना। अगर मान लीजिए फ्रेंड्स टोटल 3 मंथ्स, जैसा कि हमने समझा 1 मंथ एक्सटेंड हुआ, अब तो बताओ कितने हो गए, जल्दी बता दो। टोटल हो गए 4 मंथ्स। अब जरा बहुत ध्यान से सुनना, 4 मंथ्स राइट। मान लीजिए इनका केस चल रहा था 2 मंथ, 3 महीने चला, किसी वजह से कोर्ट ने ही 1 मंथ के लिए स्टे कर दिया केस, मतलब मामला स्टे हो गया, ठीक है, कोर्ट से स्टे कर दिया, रुका 1 महीने के लिए कोर्ट की तरफ से ही, ठीक। वो 1 महीना बीतने के बाद फिर नेक्स्ट 1 मंथ, ये तो टोटल 5 मंथ हो गए ना, टोटल 5 मंथ हो गए। तो वो जो 1 महीना स्टे वाला था ना उसको हटा दो, ऐसे समझो, कंफ्यूज मत होना। 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने केस चलना था, मतलब था, फिर इन्होंने रीजन दिया, 1 मंथ एक्सटेंड हो गया, टोटल 4 मंथ्स हो गया। अब केस स्टार्ट होगा, अभी टाइम पीरियड सेट हो गया 4 मंथ्स का, ठीक है। अच्छा, केस स्टार्ट हो गया, 1 महीना चलता रहा, दूसरे महीने चलता रहा, तीसरे महीने मान लो पता नहीं क्या हुआ, कोर्ट ने स्टे कर दिया कि रुक जाइए, अटक गया केस, तीसरे महीने केस चला ही नहीं, तो इस मंथ फिर स्टार्ट हो गया 4th मंथ, क्योंकि फिर अभी टोटल तो 4 महीने चाहिए थे, 1 महीना तो बीच में काम ही नहीं हुआ, रुक गया था, तो अब 5th मंथ भी लगेगा, टोटल कितने हो गए 5 मंथ। लेकिन ये पॉइंट क्या बोलता है, वो जो 1 महीना बीच में अटके थे ना उसको निकाल दो, उसको काउंट नहीं करना है। फिर कितने हो गए, टोटल 4 के 4 ही हो गए, यस, समझ गए, टोटल 4 के 4 ही हो गए ना। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है अगर मान लीजिए 4 महीने दे दिए गए, अभी भी केस पेंडिंग है, अभी भी मामला सॉल्व नहीं हुआ, तो क्या आप उस केस को इनवैलिड बोल दोगे? नहीं, कोई बात नहीं, 1 महीना एक्स्ट्रा लगे कोई बात नहीं, मेरे से इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की सीरीज कंप्लीट करने में 2 दिन एक्स्ट्रा लगे कोई बात नहीं, जो पढ़ा है वो तो वैलिड ही रहेगा ना। हाँ, तो यहाँ भी वही चीज है, 4 महीने का टाइम था, 10 दिन 15 दिन 1 महीना एक्स्ट्रा लग भी गया तो कोई बात नहीं, वो वैलिड ही रहेगा। फ्रेंड्स, हम समझते हैं सेक्शन 10 का सबसेक्शन 3, पता क्या हुआ है, ये जो वर्कर्स है ना सबके सब चल पड़े स्ट्राइक पे, हमारी मांगे पूरी करो। लेकिन किस बात की स्ट्राइक? दरअसल पता क्या हुआ यार, मैं भी वर्कर हूँ XYZ फैक्ट्री की, मैं खुद स्ट्राइक पे हूँ साथ में, लेकिन क्यों? क्योंकि यार हमारी वेजेस नहीं बढ़ाई जा रही, ये लोगों ने, इनके बहाने ही रुकते हमारे एम्प्लॉयर्स के। तो अब गवर्नमेंट को पता चल गया ये लोग तो स्ट्राइक कर रहे हैं, तो पता क्या हुआ, अब गवर्नमेंट आती है, हमको बोलती है, हमको ऑर्डर देती है, कहते हैं टेम्पररी ना अपनी स्ट्राइक को बंद कर दो। हमने पूछा क्यों बंद करें, क्या हो गया? तो गवर्नमेंट बोलती है काम करो, रुको जरा, हम क्या करते हैं, आपके इस केस को गवर्नमेंट कहते हैं कि मैं भेज रही हूँ ट्रिब्यूनल के पास, वो आपका मामला यहाँ पे सॉल्व करेगी, सुलझाएगी, ठीक, मतलब वो डिसीजन देगी अपना। एंड जब तक यहाँ पे गवर्नमेंट हमको बोलती कि ट्रिब्यूनल अपना डिसीजन नहीं ना दे देती, तुम लोग तब तक के लिए टेम्पररी स्ट्राइक बंद करो। फिर हमने क्या करा, गवर्नमेंट की बात मानी, आपने जो भी हमारे हाथ में था, हमारे पोस्टर बैनर वगैरह वो सब उठा करके रख दिए, अपने अपने काम पे लग गए, इस उम्मीद के साथ कि जो ट्रिब्यूनल है वो हमारे फेवर में ही डिसीजन देगी। तो यहाँ पे आप क्या समझे फ्रेंड्स कि सबसेक्शन 3 इसका ये बोलता है कि अगर स्ट्राइक या लॉकआउट वगैरह का काम शुरू हो गया है, मतलब कि यहाँ पे देखो हम प्लान थोड़ी ना कर रहे थे कि स्ट्राइक करनी है, नहीं, मैंने क्या बोला, हमने स्ट्राइक शुरू कर दी है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑर्डर दे सकती है कि टेम्पररी अपनी ये स्ट्राइक को रोक दीजिए, हम आपके इस डिस्प्यूट को ट्रिब्यूनल के पास भेज देते हैं, ट्रिब्यूनल क्या है वो डिसीजन लेगी, जब तक उसका डिसीजन नहीं आ जाता प्लीज रुक जाइए। तो फिर वर्कर्स रुक गए, ये बताया गया था सबसेक्शन 3। हम सेक्शन 10 के सबसेक्शन 5 की बात करते हैं। अगर मुझे एक बात बताइए, 10th क्लास बोलती है कि हमारी जो ये न्यू जो स्पोर्ट्स टीचर है ये अच्छे से हमें गेम्स नहीं खिलाती है, बस हमें बोल देती है कि ठीक है जो मन करता खेल लो, हमें कुछ गेम वगैरह ये खिलवाती नहीं, अपने कुछ न्यू हमें गेम्स बताती नहीं है ये।
तो अब यहाँ पे प्रिंसिपल सर को लगता है कि यार अगर 10th क्लास की ये कंप्लेंट है तो बाकी क्लासेस वाले भी तो आएंगे ही, 2 दिन में आ जाएंगे या आ जाए, वो कल परसों तक आ जाएंगे, वहां भी ये प्रॉब्लम होने ही वाली है। तो वो सबको एक साथ ही क्या है, सबका एक साथ ही मैटर सुन लेती है कि तुम लोग भी बता दो, कुछ बताना चाहते हो तो। ठीक उसी तरह से ना अब सेक्शन 10 का सब सेक्शन 5 पता है क्या बोलता है, यहाँ पे ये बोलता है कि जो गवर्नमेंट है ना, अगर उसको मतलब उसने किसी को भी केस रेफर करना है, कोर्ट ट्रिब्यूनल किसी को भी, तो उसको लगता है, एग्जांपल ही देती हूँ कि जैसे मान लीजिए एक शुगर मिल के वेज डिस्प्यूट के रिलेटेड, यार बहुत फैक्ट्री होगी, मैंने कुछ अलग बोल दिया तो मैंने शुगर मिल लिया इस एग्जांपल में। तो एक शुगर मिल है, मान लीजिए उसमें भी वेज डिस्प्यूट चल रहा है और उसी सेम रीजन में 2-3 और भी शुगर मिल है। अब गवर्नमेंट को लगता है कि यार ये भी सेम मामला इधर भी आने ही वाला है, मतलब 2-3 ये जो बाकी के शुगर मिला इधर भी ये सब होने ही वाला है। तो वो कहते हैं कि जब मैं एक का केस रेफर कर ही रही हूँ, वो बाकियों को भी एक साथ ही इंक्लूड कर लेती है, एक साथ ही सब इन्वॉल्व हो जाओ। ठीक, या फिर उसको लगता है जैसे मान लीजिए एक फैक्ट्री है, उसका मैं जैसे बोला कि चेन्नई में मेन प्लांट है, तो उनको लगता है कि जो बाकी की स्टेट्स हैं वहां भी ये जो बोनस वाले डिस्प्यूट है वहां भी इम्प्लॉयज शुरू होंगे ही होंगे। जब यहाँ मेन वाले में हो गया है हमला, तो फिर उसको लगता है कि अब मैंने रेफर तो करना ही है इनका मुद्दा। वो कहती है कि एक साथ बाकी के भी, मतलब बाकी की स्टेट्स में जो भी उनके ब्रांचेस है सबको एक साथ ही इन्वॉल्व कर लेती है उस रेफरेंस में कि अगर आपको भी आना है तो आइए। ठीक वही बात जब प्रिंसिपल सर कहते हैं 10th क्लास की बात तो मैंने अब सुननी ही है, तो जितनी बाकी क्लासेस को भी प्रॉब्लम है सब एक साथ ही इन्वॉल्व हो जाओ। वही बात कि गवर्नमेंट यहाँ पर अगर उसको लगता है कि उसने केस रेफर करना है तो उससे केस के रिलेटेड अदर में जो भी इस्टेब्लिशमेंट है वो भी इफेक्टेड होंगी ही या हो ही रही होंगी, तो वो सबको एक साथ ही इन्वॉल्व कर लेती है। बात करते हैं सेक्शन 10 सब सेक्शन 6 की। यार मुझे एक बात बताओ, अगर ना आप लोग ग्रेजुएशन में अब आ गए हो, अब दोबारा से 10th स्टैंडर्ड में जाना चाहोगे? नो वाई, अब हम मास्टर्स में जाएंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करेंगे, जॉब करेंगे, दोबारा से 10th क्यों करेंगे यार, राइट? ठीक उसी तरह से मुझे एक बात बताओ, सबसे ऊपर है यहाँ पर लेबर कोड भी नीचे है, ट्रिब्यूनल भी नीचे है, सबसे ऊपर नेशनल ट्रिब्यूनल है, राइट? अगर एक बार जब जो गवर्नमेंट है वो केस को नेशनल ट्रिब्यूनल के पास रेफर कर देती है, तो क्या वो लेबर कोर्ट या छोटी जो ट्रिब्यूनल है उसके पास उसको दोबारा रेफर करेगी? नहीं। इसको ऐसे याद रख लेना जैसे आप ग्रेजुएशन के बाद दोबारा 10th नहीं ना करना चाहते, ठीक उसी तरह से ही नेशनल ट्रिब्यूनल के पास जो केस गया है ना, वो फिर दोबारा गवर्नमेंट उसको किसी लोअर कोर्ट में या लोअर ट्रिब्यूनल में रेफर नहीं करती है। अगर ऑलरेडी कहते कोई केस किसी लेबर कोर्ट में या ट्रिब्यूनल में चल रहा हो एंड गवर्नमेंट क्या कर रही है, उसको नेशनल ट्रिब्यूनल में रेफर कर दिया, तो जो छोटी वाली कोर्ट में चल रहा था ना वो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल देती हूँ इस वाले पॉइंट को समझने के लिए। मान लीजिए स्टूडेंट्स क्लास में बहुत एब्सेंट हो रहे थे, जो आपके डिपार्टमेंट के हेड थे वो उनके पास पहले मैटर गया था कि ये डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स बहुत एब्सेंट होने लग गए हैं, तो उनके पास था, लेकिन अचानक से ही वो जो बात थी वो प्रिंसिपल के पास, मेन हेड जो है तो उनके पास, जो प्रिंसिपल है मान लो उनके पास मैटर चला गया। जब अब बड़े पोस्ट के पास वो चला गया मामला, तो जो छोट नॉर्मल एक डिपार्टमेंट के ही पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के सिर्फ हेड है, क्या अब उनकी चलेगी? नहीं, उनका डिसीजन ऑटोमेटिकली उनके पास ये हो गया, ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो गया। बस वैसे ही समझ गए ये पॉइंट भी। सेक्शन 10 का सब सेक्शन 7 क्या बोलता है? अब ना यहाँ पर कहते अगर एक डिस्प्यूट है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है फ्रेंड्स, वो ना सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल का नहीं है, मतलब वहां पे वो एक स्टेट लेवल का केस है। कहाँ का है जल्दी बताओ? हाँ वो स्टेट लेवल का केस है, ठीक है। और वो कहाँ रेफर हुआ है? नेशनल ट्रिब्यूनल के पास। मेरे साथ रिपीट करो, मैंने क्या बोला जल्दी बता दो मुझको। एक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है, कहाँ रेफर हुआ है? हाँ नेशनल ट्रिब्यूनल के पास हुआ है। कहाँ का केस है? हाँ स्टेट लेवल का है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है, ठीक। ऐसे केस में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट किसको माना जाएगा? सुनो ध्यान से, ये जो कुछ सेक्शंस हैं, ये सेक्शंस के रिलेटेड अगर मामला है, डिस्प्यूट है, तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को ही माना जाएगा। बाकी सारे के मामले में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट
स्टेट गवर्नमेंट को माना जाएगा। अब हम बात करेंगे सेक्शन 10 के सबसेक्शन 8 की। अगर मुझे फ्रेंड्स अब आप लोग इसका भी आंसर देना, पिंकू है, पिंकू ने बोनस डिस्प्यूट के रिलेटेड केस करा था। मान लीजिए उसका जो केस था वो एक ट्रिब्यूनल में चल रहा था। अनफॉर्चुनेटली मान लीजिए पिंकू की डेथ हो गई है। अब आपको क्या लगता है जो ट्रिब्यूनल है वर्कर की डेथ हो जाने की वजह से क्या केस को छोड़ देगी? नो। वाई? जिन्होंने आंसर नो दिया था ना, जरा सोचो आपने क्यों नो आंसर दिया था, क्यों आपको लगा कि वो नहीं केस छोड़ेगी? देखो वर्कर जिसका केस चल रहा था वो तो अब है ही नहीं, फिर केस को कंटिन्यू क्यों किया जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर कहते अब ट्रिब्यूनल जो भी अवार्ड देगी वो उसके लीगल हायर्स को मिलेगा। हाँ जी, उसकी फैमिली को मिलेगा। अगर मान लीजिए पिंकू ने बोला था कि मेरे को बोनस नहीं दिया गया है एंड पिंकू की डेथ हो गई, तो अब ट्रिब्यूनल पे केस छोड़ थोड़ी ना देगी, वो तो फिर भी कंटिन्यू रखेगी, चलाएगी केस को। अब अगर मान लो ट्रिब्यूनल का डिसीजन निकल कर आता है कि जो पिंकू ने बोला था कि उसका इतना बोनस बनता है, उसने सही बोला था, मतलब पिंकू ही सही हुआ, उसके ही फेवर में डिसीजन आया, बट अनफॉर्चुनेटली हम जानते हैं पिंकू तो रहा ही नहीं अब, तो फिर वो जो भी बोनस का अमाउंट था उसके जो भी लीगल हायर्स थे या उसकी जो भी फैमिली थी उनको मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये सेक्शन अच्छे से क्लियर हो गया। आई होप आपको आज का पूरा टॉपिक क्लियर हो गया। मिलते हैं अपकमिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।